तो वो वीडियो बीच में डिसइंटरप्ट हो गया था, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बॉडी का पूरा वेट मान रहे हैं तो इंडिविजुअल पार्टिकल के वेट का सम जो होगा वो नेट वेट ऑफ द बॉडी होगा। अब हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट हमारा जी है, ये पॉइंट जो हमारा जी है, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं। तो इधर वाले फोर्सेस का मूवमेंट यानी वेट का मूवमेंट इधर रहेगा, ठीक है वैसे, और इधर वाले फोर्सेस का मूवमेंट इधर रहेगा, ठीक। तो एक ऐसा पॉइंट जो चाहे तो बॉडी में लाई करे या लाई ना भी करे। अभी आपको एक बड़ी ताज्जुब की बात बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में। पहले आप समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भला क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को तो एक तरीके से मैंने ऐसे डिफाइन कर ही दिया है। दूसरा वे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करने का ये है कि अगर इफ वी टेक द मूवमेंट अबाउट जी सच दैट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट movements of weights of particles is equal to sum of clockwise movements of weights of particles ये हो जाए। यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वेट का और क्लॉकवाइज मूवमेंट वेट के इंडिविजुअल पार्टिकल का जो सम है, अगर ये एक दूसरे के बराबर हो जाए तो फिर आप उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी को अब ये तो हमारा समझाने का तरीका हो गया कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे समझेंगे। अब ये नोट करने के बाद अब हम आपकी वो बुक की भी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन किए देते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। तो इसे नोट करेंगे और नोट करने के बाद वो डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है उसको भी जरा सा एक्सप्लेन कर लिया। लेट अस एक्सप्लेन दैट डेफिनेशन आल्सो। क्या कहता है कि इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट, इफ द अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ यार? प्लस वाले प्लस साइन के साथ, माइनस वाले माइनस साइन के साथ। तो मूवमेंट में मैंने तुमको बताया था क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट डे में मैं बता चुका हूं। तो यहां पर वही चीज हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो क्या कहता है आपकी बुक? कहती है द वेट W is considered to act as a point. Is considered to act at a point G such that the algebraic sum of the movements due to weights of individual particles weights of individual particles, sum of the movements due to the weights of individual particles, that is W1, W2, W3, Wn is zero. The weight W is considered to act at a point G such that algebraic sum of the movement due to weights of individual particles, that is W1, W2, W3, Wn of each particle
of each particle about that point is about point G is 0. About point where about each particle about G is 0. ठीक, देखो इसको हम एक बार और समझाएंगे. अब हम बॉडी नहीं बनाएंगे. मान लो ये पॉइंट है G. ठीक, इसको ऐसे समझो. तुम्हारा एक पार्टिकल है ये R1 डिस्टेंस पर, इसका वेट W1. ऐसा ही एक पार्टिकल है ये, मान लो एक बॉडी है इसमें R2 डिस्टेंस पर, इसका वेट W2. ऐसे ही एक तीसरा पार्टिकल है R3 डिस्टेंस पर, ये है W3. ठीक, ठीक है. ये पॉइंट G से W1 की एक्टिंग लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस R1 है, W2 के बीच की डिस्टेंस R2 है, W3 के बीच की डिस्टेंस R3 है. ऐसे ही हम एक पॉइंट यहां लेंगे R4 डिस्टेंस पर, जिसका वेट हमने W4 माना. ऐसे ही हम एक पॉइंट यहां लेंगे R5 डिस्टेंस पर, जिसका वेट हमने W5 माना. ऐसे ही हम एक पॉइंट R6 डिस्टेंस पे लेंगे, जिसको हम W6 मानेंगे. ये भी नीचे काम करेगा, ये भी नीचे काम करेगा, ये भी. अब एक बात बताओ, W1 की टेंडेंसी क्या होगी, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? भाई W1 क्या है? फोर्स है. R1 डिस्टेंस पर G से लगा हुआ है, एक्ट कर रहा है. तो अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे तो W1 की टेंडेंसी ये होगी, इसको इधर रोटेट करने की. ऐसे ही W2 की भी टेंडेंसी इधर होगी, W3 की. अब ये कौन सी सेंस ऑफ रोटेशन है? जरा देखो, ये घड़ी की सुई के साथ चल रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज. क्या कहेंगे इसे? CW सेंस, क्लॉकवाइज सेंस. ये तीनों क्लॉकवाइज सेंस. अब आप इसकी बात करें तो इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. किसका? G के अबाउट मूवमेंट्स निकाले हैं. तो 3 हमने इधर देखे, 4 हमने इधर देखे. अब इसको R4 माना, चलो इसको R7 मान लेते हैं, तो ये W7. तो अब अगर लिखा जाए तो देखो, हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लेना है. तो W1 मल्टीप्लाइड बाई R1, नहीं सॉरी, W4 मल्टीप्लाइड बाई R4, W4 मल्टीप्लाइड बाई R4 प्लस W5 मल्टीप्लाइड बाई R5 प्लस W6 मल्टीप्लाइड बाई R6. ये हो गया. और अब ये तीनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस के, तो पॉजिटिव लिया. अब इसको लिखा जाएगा W1 इंटू R1 माइनस W2 इंटू R2 माइनस W3 इंटू R3 माइनस W7 इंटू R7. इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए. ये जो स्टेटमेंट मैंने यहां लिखा है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द algebraic sum of the movements of all the particles is 0. तो algebraic sum 0 तभी हो पाएगा जब कुछ मूवमेंट्स पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस के हों और कुछ मूवमेंट नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज सेंस के हों. अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए किसी पॉइंट के अबाउट, तो वो पॉइंट बिना कुछ कहे सुने आपका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. किसके लिए? उस बॉडी के लिए. इसको मैंने पूरा एलोबरेट कर दिया. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड किस पे करता है? जरा ध्यान से देखो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, अगर R7 यहां की जगह यहां होता, R2 यहां की जगह यहां होता, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स. ये हम मिटा रहे हैं. पहले हम इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो ये जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके लिए कुछ नोट्स बातें हमें लिखनी चाहिए. नोट नंबर 1 क्या है? द CG ऑफ अ बॉडी
of a given mass. Of a given mass. The CG of a body of a given mass depends on its shape. Depends on its shape. शेप का मतलब क्या? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल. इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल. इट्स शेप. दैट इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक. पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बात पर डिपेंड करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मिसाल के तौर पर ये आपका एक रॉड है. इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके ये जो आपको छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट से जाने वाली एक लाइन जो है वो एक्सिस कहलाएगी. तो ये लाइन एक्सिस कहलाएगी. ये लाइन, अब इस लाइन के ठीक बीचों बीच में मिड पॉइंट पर लाई करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये सिलेंड्रिकल शेप है. रॉड का शेप सिलेंड्रिकल माना जाएगा, जिसका कि क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है. तो इस सर्कुलर का जो सेंटर होगा, इस सेंटर और इस सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन है, उस लाइन को हम एक्सिस कहेंगे. उस एक्सिस का जो मिड पॉइंट होगा, उस पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा. ठीक है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है बेटा? मिड पॉइंट पर है. अब हमने इसी को अज्यूम करिए कि तोड़कर इसके ऊपर आधा कर दिया. अब जैसे अब ये है, तो अब देखो रॉड का वेट वही है. रॉड का वेट वही है, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट, अब डबल मार्कर, मतलब आधी आधी तोड़कर हमने एक साथ ऐसे कर दिया. आधा इसीलिए मैंने छुपा लिया. इधर वाले से ज्यादा बेटर समझ में आएगा. अब ये आधी आधी है, यानी वही एक मार्कर को हमने जस्ट फोल्ड कर दिया, डबल कर दिया. तो जो पार्टिकल पहले यहां था, वो पार्टिकल अब यहां आ गया. ठीक है. तो अब क्या होगा भाई? अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर जाएगा. क्यों शिफ्ट कर जाएगा? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक शर्त रखी गई कि एक तरफ का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम और दूसरी तरफ के पार्टिकल्स के क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के बराबर होना चाहिए. तो जब आप पार्टिकल को खस के आएंगे, जब मास को जब शेप को बिगाड़ेंगे, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अपनी जगह से शिफ्ट होगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे नहीं रह जाने वाला है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने बॉडी की शेप को खराब किया और वो वहीं रह जाए. ठीक है. ठीक. इसमें दूसरा जो नोट पॉइंट है एक्सप्लेन करने के लिए, सेकंड नोट पॉइंट क्या था कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज विद इन और आउटसाइड द बॉडी. द CG लाइज विद इन और आउटसाइड द बॉडी. ये कोई जरूरी नहीं है. जैसे देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल. आपकी उंगली में एक रिंग है. क्या बेटा? रिंग है. तो रिंग फ्री में तो आती नहीं. अगर सोने की है तो कम से कम 1 ग्राम की तो होगी. लेकिन वो क्या है? हॉलो रिंग है. ये सर्किल है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहा है? भाई आपका सोना तो है वो इसमें. जब आप इसके अंदर उंगली इंसर्ट कर दोगे, उंगली में पहन लोगे, तो जाहिर सी बात है कि सोना तो आपकी उंगली के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, सेंटर पे तो नहीं है ना. सेंटर पे गोल्ड नहीं है. तो रिंग की ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसके ऊपर लाई नहीं करती. रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर लाई नहीं करती. ठीक है. ऐसे बहुत सारे शेप्स होते हैं. और खुद हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी एक आदमी जब अटेंशन पोजीशन में खड़ा होता है, तो उसकी नीज से इतनी हाइट के ऊपर ठीक बीच में उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है. हमारी बॉडी के यहाँ नहीं पाई जाती, यहाँ नहीं पाई जाती, पेट पे नहीं पाई जाती. हमारी बॉडी में कहीं भी CG लाई नहीं करता. CG कहाँ लाई करता है? CG हमारी नीज से 4, ये मान के चलिए कि 4 सेंटीमीटर ऊपर लाई करता है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं होता. हमारी खुद की अपना CG, ये हमारी, जब हम अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हैं, सामने वीडियो में मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, अटेंशन पोजीशन में खड़े होंगे तो ठीक है. उसके बाद अब आपको मेरे ऊपर एक एहसान करना है. आपकी बुक जब आप ओपन करेंगे, तो आपकी बुक में इस 3 नोट्स के बाद एक तीसरा नोट भी लिख देता हूँ, लाइज विद इन और आउटसाइड द बॉडी. एक तीसरा नोट भी है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ CG.
बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजी, इसका फायदा क्या होता है? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजी, कॉन्सेप्ट ऑफ सीजी, द वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी concentrated at a point। आप एक पॉइंट पर उसका वेट कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, ठीक है। बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजी द वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट दैट इज नोन एज सीजी, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एट अ पॉइंट दैट इज known as center of gravity, known as center of gravity, center of gravity। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप मान सकते हैं। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे कुछ रेगुलर ज्योमेट्रीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। पहले मैं वो लिस्ट बना देता हूं, फिर आपको बताता हूं। अब इसमें हम देखेंगे कि मैंने ये लिख दिया आपका टाइम सेव करने के लिए। मैं इसे फर्जी में यहाँ पे लिखता और फिर आपको एक एक पॉइंट समझाता। इससे अच्छा मैंने पहले सोचा कि लिख दूं और फिर आपको बता भी दूं क्या क्या है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। अब रॉड का केस अगर आप लेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ द रॉड होगा। सर्कुलर डिस्क आप लेंगे, ये डिस्क पूरी जैसे आपके पास एक प्लेट है तो प्लेट आपकी डिस्क है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। सॉलिड और हॉलो स्फीयर उसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। सॉलिड और हॉलो सिलेंडर, इसके लिए ये लाइन कहलाती है एक्सिस। इस लाइन के मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट ऑफ ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होगा। सॉलिड कोन, ये और हॉलो कोन, ये दो इंपॉर्टेंट है, सॉलिड कोन और हॉलो कोन। सॉलिड कोन के लिए ये लाइन कहलाएगी एक्सिस, ये है बेस लाइन। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, ये बेस लाइन है। इस बेस लाइन से h/4 हाइट पर होगा। और अगर वही हॉलो कोन हो जाए, मतलब अब अंदर खोखला कर दिया, पहले क्या था पूरे में मटेरियल था तब h/4 था, और जब पूरे से मटेरियल निकाल कर सिर्फ जैसे आपकी बर्थडे के वो कैप होती है वो आपका क्या है, हॉलो कोन है। या आइसक्रीम कोन में जब आइसक्रीम नहीं भरी है तो वो हॉलो कोन है, जब आइसक्रीम आप भर देंगे तो वो फिर वो सॉलिड कोन हो जाएगा, ठीक है। तब अगर बिना आइसक्रीम के कोन है तो फिर h/3 डिस्टेंस पर होगा, यानी टॉप यानी ये बेस पॉइंट से h/3 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। और अगर हॉलो कोन है, अरे सॉलिड कोन है तो h/4 पर। उसके बाद सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग का ज्योमेट्रिकल सेंटर ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है भैया। उसके बाद ट्राइंगुलर लैमिना। लैमिना क्या होता है बेटा? लैमिना एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम तीसरी साइड ना कंसीडर करें। तो वीडियो को पॉज करके इसको आपको नोट करना है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसे भी नोट करेंगे और नोट करने के बाद अब 2-3 और बचे हैं उसका भी बता देता हूं। ट्राइंगुलर लैमिना, ट्राइंगुलर लैमिना, ट्राइंगुलर लैमिना। लैमिना बेटा एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें उसकी जो विद होती है, आप विद समझ लीजिए, विद नहीं मानी जाएगी। जैसे यही हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये लैमिना माना जा सकता है अगर हम इसकी ये वाली लेंथ को ना कंसीडर करें। ये जो विद है ये हम ना कंसीडर करें तो ये लैमिना है। तो एक ट्रायंगुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, चाहे कोई भी शेप का ट्रायंगुलर हो, इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोसेलिस हो सकता है, या सिलीन हो सकता है, मतलब सिलीन का मतलब तीनों साइडें अनइक्वल है। ये मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। एक ये इंपॉर्टेंट है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। G lies at point of intersection of medians। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है, पूछा गया भी है। अच्छा, अब पैरेललोग्राम, रोहम्बस और स्क्वायर
हमें और न लिखो, रोहम्बस स्क्वायर रेक्टेंगल, इनके लिए जैसे पैरेललोग्राम तो ये हुआ, ये पैरेललोग्राम हुआ, इसका रेक्टेंगल ये हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर स्क्वायर लें तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तब भी ट्राइंगल का इंटरसेक्शन, अरे डायगोनल का इंटरसेक्शन। रेक्टेंगल लें तो टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इनका भी इंटरसेक्शन और डायगोनल, इन सब के लिए क्या है भाई, इंटरसेक्शन और डायगोनल जो होगा ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जी। ये क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। पैरेललोग्राम, रोहम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल में क्या होगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑफ डायगोनल्स, जहां पर दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इज सीजी। रोहम्बस के लिए भी, स्क्वायर के लिए भी, और सबके लिए, रोहम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन चारों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और डायगोनल्स जो होगा वो उनका क्या होगा भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में दो तीन मुख्य पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिपेंडेंसी, और रेगुलर बॉडीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, खुद कर ले जाओगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो बताना, हम करा देंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर लैमिना बाय द मेथड ऑफ बैलेंस यूजिंग अ प्लम लाइन। अब ये कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अगर फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिए, उस पर भी मैं आपको 5 मिनट का वीडियो बनेगा, उस पर भी हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 1B। अब प्लम लाइन वाला काम आपको खुद से करना है, और 2 जो एग्जाम्पल और दिए वो आपको खुद से पढ़ना है, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज ही आपका होमवर्क है। तो नोट कीजिए। और अब हमें लगता है कि आपको वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों अच्छी मिल रही होगी। अगर अभी भी अच्छी नहीं मिल रही तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। देख सकते हैं आप, इसे नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 1C के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।